शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो कि आर्टिकल का चल रहा है और मेरा टारगेट है 395 आर्टिकल जो है खत्म कर देते हैं, अनुच्छेद खत्म कर देंगे, जिसमें से लगभग मैंने 5 से 11 तक खत्म कर दिया है। 12 से 35 तक भी आर्टिकल मैंने खत्म कर दिया है, जिसमें मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जो कि 36 से लेके 51 तक है, ठीक है? मतलब 51 तक है, 51 ए से फिर हमारा जो है मौलिक कर्तव्य आ जाएँगे, फिर हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। इसी तरह हम सारा आर्टिकल खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 36 जो है किससे संबंधित है अगर आपसे पूछ रहा है, तो जवाब दीजिए, तो हम बताएँगे राज्य की परिभाषा से जवाब दीजिएगा। तो राज्य की परिभाषा अगर बात करें, तभी टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? बताइए आर्टिकल 37 जो है किससे संबंधित है, रिलेटेड है बताइए। तो अनुच्छेद 37 जो है वह है डीपीएसपी से संबंधित है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। लेकिन यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये न्याय द्वारा लागू नहीं किए गए हैं, नहीं किए जा सकते हैं। ये जो होता है, ये देश के शासन के लिए एक मौलिक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, डीपीएसपी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, कि गैर न्यायिकता है। गैर न्यायिकता मतलब न्यायिक नहीं है और महत्व भी रखता है, मौलिक रूप से महत्व भी रखता है। याद रखिएगा, मूल अधिकारों को व्याख्या करता है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है? अगर यहाँ पे ये आंसर नहीं होता तब हम इस पे सोचते, विचार करते, अन्यथा नहीं करते। तो ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं। चलिए, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं कि अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद अगर आर्टिकल 38 आप अगर पूछे, तो हम बताएँगे कि सामाजिक व्यवस्था बनाना और लोक कल्याण बढ़ाना, यही इसका काम है। किसका? आर्टिकल 38 का। ठीक है? तो हम बताइए, आपसे एक सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक जो है, ये न्यायिक नहीं है, गैर न्यायिक है और मूल अधिकार जो है हमारा न्यायिक है, न्याय में जाना पड़ता है। तो ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी जो लगाए, ये सही लगाए, सामाजिक व्यवस्था बनाना और लोक कल्याण बढ़ाना। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है समान न्याय और निःशुल्क विधिक, ठीक है? मतलब निःशुल्क विधिक मतलब फ्री में सहायता किस अनुच्छेद में है? बताइए। मतलब जिसमें आपको न्याय की बात करेगा, समान रूप से न्याय मिलेगा, निःशुल्क आपको विधिक सहायता मिलेगा, मतलब निःशुल्क मिलेगा। तो ये आर्टिकल आपका 39 में ही है। क्या ये सत्य है? तो हाँ है, लेकिन 39 के ए में है। ठीक है? 39 तो है ही, 39 के ए में आपको निःशुल्क और समान न्याय की बात करेगा। क्लियर हो गए? और 39 में सिर्फ राज्य द्वारा अनुसरणीय जो कुछ नीति है उसकी बात करता है। चलिए, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है अनुच्छेद 39 किस प्रकार की नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 39 जो है, बताइए किस प्रकार की नीति से संबंधित होगा? पांचवा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अगर 39 की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें नीति तत्व की बात करेगा, या समान वेतन हो, बच्चों का संरक्षण की बात होगा, या कुछ नीतियों की बात करेगा, सब की बात करेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? 39 का हो गया। 39 का अगर आ जाए तो समान न्याय, समान निःशुल्क, याद रखिएगा। छठे प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? छठा प्रश्न, ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन, संगठन बोले, संगठन, ठीक है? संगठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? प्लीज कमेंट करेंगे। बताइए। 39 का आंसर का जवाब तो आप दे दिए, सॉरी 5 का आंसर हो गया, छठा का आंसर का जवाब दीजिए। तो ग्राम पंचायत की अगर संगठन की बात करेंगे, संगठन की, तो हम 40 टिक लगाएंगे। ग्राम पंचायत किस में आता है? आर्टिकल 40 में। जैसे ग्राम पंचायत आए 40 टिक लगा दीजिएगा। सातवां प्रश्न, कार्य, शिक्षा,
और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि कौन-सा है, तो बताइए? प्लीज़ बताएँगे? अगर मान लीजिए कुछ दशा में या कुछ स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करेगा, तो हम इसका आर्टिकल जो है 41 टिक लगाएँगे। तो 41 सही आंसर होगा, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 51 तक है। 8वां प्रश्न क्या है कि कार्य की मनवोचित मनवोचित परिस्थितियों मतलब कार्य की जो परिस्थितियाँ होती है तथा प्रसूति सहायता, ठीक है? काम की अगर मान लीजिए दशाओं की बात करेगा, मनोवोचित दशा बोलिए या उसकी सहायता की बात करें, उपबंध की बात करें या काम का न्याय संगत की बात करें, तो हम बताएँगे किस अनुच्छेद से संबंधित है, मतलब कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो हम बताएँगे भाई ये तो आपका 41 ही आंसर होगा। 42 होगा, तो 42 होगा, तो 42 41 में क्या था? ये भी काम से ही संबंधित था 41, ठीक है? 41 जो है काम ही से था, लेकिन काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार था ये 41 और 42 में जो कि आपको न्याय संगत काम में न्याय संगत मिलेगा, न्याय मिलेगा, गलत नहीं होगा, इस पे बात कही गई है। या कोई भी उपबंध परिस्थिति के हिसाब से बनाया जाएगा। 9वां प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इंग्लिश उसका सही था 8वां क्वेश्चन का। मज़दूरों के लिए जीविकोपार्जन मज़दूरी किस अनुच्छेद में है? बताइए। मतलब जीविकोपार्जन मज़दूरी अगर पूछे किस आर्टिकल में है? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए। तो 9वां प्रश्न का है सवाल मज़दूरों से संबंधित सवाल है। तो आप सोच के बताइए। तो हम जानते हैं कामगार जो होते हैं, मज़दूर जो होते हैं, उनके निर्वाह के लिए जो मज़दूरी होती है, इसकी अगर बात करेगा तो आर्टिकल 43 बात करेगा, अनुच्छेद 43 क्योंकि जीविकोपार्जन मतलब कि खाने-पीने की, मज़दूरी का जो वेतन भत्ता कहिए, है ना? 10वां प्रश्न की बात करते हैं, 10वां प्रश्न है औद्योगिक प्रबंध में जो है कर्मचारियों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? तो औद्योगिक प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, 10वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो उद्योग के में जो प्रबंध होते हैं, उसमें कामगार जो होते हैं, जो कार्य करते हैं, मज़दूर जो भाग लेते हैं, वो आर्टिकल 43 के ए में होगा। क्योंकि 43 में तो हम जानते ही हैं कि कामगार की बात करता है, मज़दूरी की बात करता है, तो 43 कम है, उसमें भाग लेने वाले मज़दूर की बात करेगा। सब में आर्टिकल जुड़ा हुआ है। ये सब आर्टिकल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। 11वां प्रश्न है, समान नागरिक संहिता। ये बहुत VVVVVI प्रश्न है। वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है भाई? समान रूप से नागरिक संहिता कहाँ से जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में। चलिए, 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में थी? बताइए। अब जो है 21 के ए में अधिकार है, लेकिन डीपीएसपी में भी था। मतलब राज्य के नीति निर्देशक में भी था। तो देखिए 21 ए के में जो है शिक्षा का अधिकार तो हम जानते ही हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक में भी था, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अब मौलिक अधिकार में इसको डाल दिया गया है, जो कि 14 वर्ष से लेके निःशुल्क अगर शिक्षा की बात करेगा, तो बताइए? तो आर्टिकल 45 तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 के ए जो कि मौलिक अधिकार में आता है इसमें भी शिक्षा की बात करता है और राज्य के निर्देशक में भी आता है जो कि आर्टिकल 45 में आता है ऐसे ध्यान रखिएगा
अगर मान लीजिए 13वें प्रश्न की बात करें, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा के संवर्धन, ठीक है, या संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए। एजुकेशन में एससी, एसटी जो होते हैं, उनके पढ़ाई के लिए, मतलब प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए कौन से आर्टिकल की आवश्यकता होगी? बताइए। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या दुर्लभ वर्ग या पिछड़े वर्ग जिसे कहते हैं, इनके अर्थ संबंधी हितों को जो वृद्धि करना है, तो ये आपको आर्टिकल 46 में मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अनुच्छेद 46 लगाइएगा। अगर मान लीजिए 14वां प्रश्न, पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार का दायित्व किस अनुच्छेद में है? बताइए। पोषण स्तर की बात करें, पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य की अगर बात करें हम लोग, आहार कहिए या स्वास्थ्य की बात हो, जीवन स्तर की ऊंचाई को करने के लिए ये सब ध्यान जो सरकार देती है, ये आर्टिकल 47 के तहत देती है। ठीक है, चलिए बी आंसर। 15वां प्रश्न, कृषि और पशुपालन के संगठन संगठन से संबंधित अनुच्छेद बताइए। तो कृषि और पशुपालन से संबंधित अगर आ जाए तो 48, 48, आर्टिकल 48, तो ये 48 हो गया। लेकिन हमारा टोटल अगर आर्टिकल देखा जाए राज्य के नीति निर्देशक का, तो 36 से 51 है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि 51 से हम चलेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी अब पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट पढ़ चुके थे 1235, और फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जो है 48 ए पढ़ेंगे, 49 पढ़ेंगे, 50 पढ़ेंगे, 51, 51 ए पढ़ेंगे, जिसे 51 ए में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो ये पढ़ेंगे अब इस टॉपिक में, इसी पेज में है। पहला प्रश्न है अनुच्छेद 48, मतलब 48 का ए किससे संबंधित है? बताइए। आर्टिकल 48 जो है वो बताइए किससे है जुड़ा हुआ? प्लीज कमेंट करेंगे और बताएंगे कि किससे संबंधित है और क्या है। प्लीज कमेंट करेंगे। तो 48 की जगह पे ए की जगह पे क भी दे सकता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, या वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी है, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। 22 क्वेश्चन 22 है, पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन की निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो पर्यावरण की रक्षा की बात करें, संवर्धन की बात करें, तो हम बताएंगे आर्टिकल 48 का ए में है। इतना सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, अगर बात करें तीसरे प्रश्न का, तीसरे प्रश्न है अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 49 अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे कि राष्ट्रीय जो महत्व रखता है, जैसे स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, हमारे भारत सरकार की बात है, तो आर्टिकल 49 के तहत रखा गया है। तो 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थलों की संरक्षण करना, सुरक्षा करना जो कर सकते हैं। अब वन्य जीव की बात करेगा तो 48 का ए बता देना है। ये सब अभी राज्य के नीति निर्देशक में ही आएगा। चौथे प्रश्न है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व वस्तुओं के संरक्षण का दायित्व किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व वस्तुओं के संरक्षण का दायित्व किस आर्टिकल में है? बता दीजिए, प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की बात करें तो 49 टिक लगा दीजिएगा और आपका सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 49। अब आ जाइए 50 प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि अनुच्छेद 50 प्रश्न है, आर्टिकल 50 बताइए किससे संबंधित है? पांचवा प्रश्न में आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? तो 50वां प्रश्न जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब अलग करना। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करेगा। ठीक है, कार्यपालिका से अलग हो गया ना, स्वतंत्र हो गया ना। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद से? तो 50 से होगा, होगा आर्टिकल 50, है ना। चलिए
हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका जवाब होना चाहिए। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है बताइए? 51 किससे संबंधित है? प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा का बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 51। चलिए 8वें प्रश्न की बात करें। अनुच्छेद 51 का उद्देश्य क्या है बताइए? आर्टिकल 51 का उद्देश्य क्या है बता सकते हैं? प्लीज कमेंट करिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाना और क्या? 51 ए पूछेगा तब मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है? तो ये आंसर सही है। 7वां प्रश्न बताइए। 7वां प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? संशोधन पूछ रहा है। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए। 42, 44 बताइए। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये पूछ रहा आपसे। क्योंकि आर्टिकल तो जानते हैं कि 51 का ए। ठीक है? तो हम बताए थे संविधान संशोधन 42। 42 अमेंडमेंट बोल दीजिए या 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। समझ गए मौलिक कर्तव्य को? मौलिक कर्तव्य का भाग 4 के क में कहिए ए में जोड़ा गया है। इसके टोटल 10 मौलिक अधिकार हैं। पहले 11 मौलिक अधिकार थे जो एक हटकर 10 मौलिक अधिकार बना दिए गए हैं। ये इस बात सच है। तो यस, एक बात जान लीजिए कि मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया। यहाँ पे सवाल था कि शुरू में 10 थे, एक इसमें जोड़कर 11 मौलिक अधिकार कुल कर दिया गया है। ये भी 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत कर दिया गया है। समझ गए? पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 ही मौलिक अधिकार थे, एक मौलिक अधिकार बढ़ा दिया गया है। ठीक है? क्लियर? चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में अगर पूछेगा तो 11 है। पहले अगर पूछेगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अगर पूछेगा तो 10 टिक लगाइएगा। और अगर मान लीजिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत पूछेगा तो 11 लगा दीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी वर्तमान के हिसाब से ही आपको टिक लगाना है। तो 11 लगाइएगा, सी आंसर लगाइएगा। क्या लगाइएगा? 11। चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में है? बताइए कौन सा अनुच्छेद? बताइएगा कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? प्लीज कमेंट करेंगे। अरे भाई, आर्टिकल 51 का ए है। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। चलिए 12वां प्रश्न है। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? बताइए। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है किससे संबंधित है? प्लीज कमेंट करेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा है सुनिश्चित करना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चा जरूर शिक्षा लेंगे, ये जरूर कहा गया है। 11वां मौलिक अधिकार वही है। मौलिक कर्तव्य सॉरी मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य। 13वां प्रश्न है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? बताइए। अगर संविधान जो है राष्ट्रीय ध्वज है या राष्ट्रीय गान की आदर करने की बात करेगा, मौलिक कर्तव्य का काम है। और ये आर्टिकल 51 का ए का काम है भाई। ये काम करेगा। ठीक है? ये हमको ध्यान रखना होगा। चलिए ये तो बात हो गई। अगर मान लीजिए 14 प्रश्न की बात करेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कौन सा कर्तव्य है? बताइए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कौन करता है? मतलब कौन सा कर्तव्य है?
कर सकते हैं? तो हम बताएँगे मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, तो बताइए कौन-सा मौलिक कर्तव्य है? तो आर्टिकल 51 का सी ठीक लगा दीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है? चलिए। सी इसलिए क्योंकि तीसरे नंबर पे मतलब इस ती ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी ऐसे करके बना हुआ है, तो तीसरे नंबर पे सी नंबर पे आता है, मूल कर्तव्य का, ठीक है? 15वां प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है? अब प्राकृतिक पर्यावरण हो, वन हो, झील हो, ये सब जो अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेगा, तो हमको लगाना होगा 51 के जी लगा दीजिएगा, ठीक है? तो हम बताएँगे 51 के ए के जी में है, ठीक है? याद रखिए 11 में है ना तो ए, बी, सी, डी, ई करके ऐसे है, तो 51 का ए के जी में, 51 तो ए में हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य ही है, जी लगा दीजिए। चलिए, तो ये हो गए कुछ पॉइंट, ये मौलिक कर्तव्य आपके फंडामेंटल ड्यूटी भी खत्म हो गए। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक मतलब मूल कर्तव्य ये खत्म हो गए। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे संघ सरकार मतलब कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद संसद पार्लियामेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद चल रहा है, अब हम अनुच्छेद चलेंगे 52 से 61 तक, जिसमें हम भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और कार्यपाल का बात करेंगे, ठीक है? मतलब संघ सरकार की बात करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल टोटल बता देते हैं आपको। 52 से शुरू करेंगे, 151 तक चलेंगे, तो इसमें सब आ जाएँगे। तो हम अभी 52 से लेकर 61 तक की बात करते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति तक की बात करेंगे, उसके बाद तुरंत उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? ठीक है? आपसे सवाल अगर पूछे कोई कि बताइए कि आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो हम देंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो मतलब राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए, आप सही लगाए। आपको ये देखना है, याद रखिएगा 395 आर्टिकल खत्म करने का वादा किया है, तो मैंने करूँगा, अवश्य करूँगा। और जल्द ही बीपीएससी एईडीओ का मैं लाने वाला हूँ, हिंदी का स्पेशली जो एग्ज़ाम से पहले आएगा, कि डेली हमारा वीडियो 10 बजे अपलोड होता है। आप अवश्य देख लेंगे और जो भी देखिएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताएँगे? तो भारत में कार्यपालिका शक्ति की अगर बात करेंगे, कार्यपालिका शक्ति मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो अगर पूछे तो हम बताएँगे 53 में हम जानते हैं क्यों? क्योंकि 51 तो हमारा जो है मौलिक मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य ये सब आ जाता है 51 के ए में, ये हम जानते हैं। और अभी 52 क्या पढ़े? राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। तो 53 में ही आपको कार्यपालिका की बात सुनने को मिलेगा। अच्छा, ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। अगर मैं बात करूँ तीसरे प्रश्न का, तीसरे प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है? ठीक है? तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से बात करेगा, तो निर्वाचन से संबंधित अगर आर्टिकल आपसे पूछ रहा है ना, तो आपको बिना सोचे-समझे आर्टिकल 54 लगा देना है। क्यों? क्योंकि 52 तो हम पढ़ चुके, 52 में हम पढ़े, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। 53 में क्या पढ़े थे हम लोग? संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात किया था। तो नॉर्मल बात है कि जैसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन से हो, तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से हम 54 टिक लगा देंगे। तो 54 मैं चाहूँ तो 61, 56 ये सब बताऊँ, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा। क्योंकि सारा क्वेश्चन हम आर्टिकल का एक-एक सवाल जो है मैंने रखा है, तो बता दूँगा तो फिर आपकी तैयारी कैसे पता चलेगी, है ना? उसके हिसाब से वन लाइनर करेंगे। अगर मैं बात करूँ चौथे प्रश्न का, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पूछे किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। ठीक है? तो हम बताएँगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करेगा तो 54 और निर्वाचन का रीति जो नियम कानून कहिए, मैनर की बात करते हैं, ठीक है? तो इलेक्शन जो होता है
आप बताइए कि हम किस में रखेंगे? तो जानते हैं 54 में सिर्फ निर्वाचन की बात करता है, राष्ट्रपति का। तो 55 में होगा, है कि नहीं? तो 55 में। तो याद रखिएगा, मैनर के रूप में इलेक्शन जो करवाया जाता है, दिया जाता है, वो 55 में और सिर्फ निर्वाचन की बात करेगा, ठीक है? किसकी बात करेगा देख लीजिए ऊपर, इलेक्शन की बात करेगा तो 54। तो दोनों में से एक ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना है ऑप्शन में। अगर बात करें 5 प्रश्न का, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति कब से कब तक काम करेंगे, इसकी बात अगर चर्चा हुई है तो किसमें होगी? तो 52 हम क्या पढ़े भाई? राष्ट्रपति की बात करेगा। 55 क्या पढ़े भाई? बता दीजिए। तो 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की, नियम कानून की बात करेगा, मेहनत की बात करेगा कि किस मेहनत के लोग हैं, कैसे लोग रहेंगे और वही 56 हो जाएँगे। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात 56 में किया जाएगा, ये हम जानते हैं। ये भी क्लियर हो गया? अब हम छठा प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता जो है किस अनुच्छेद में है, ये बता दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात होगी फिर से करने की, तो हम 56 ना बता के 57 बता देंगे। तो आर्टिकल 57 में बात करेंगे। ठीक है ना? 54 में किसकी बात कही गई और 56 में बताइए, कमेंट कीजिए क्योंकि अभी जस्ट हम बताए हैं। तो 57 में निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की बात करेगा। किसकी? राष्ट्रपति की। अगर मान लीजिए 7वें प्रश्न पूछते कि राष्ट्रपति बनने की जो क्वालिफिकेशन कहिए, अर्हताएँ अर्हताएँ कहा जाता है क्वालिफिकेशन को। तो किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए, राष्ट्रपति बनने की अगर क्वालिफिकेशन पूछे तो किस आर्टिकल में बताइएगा? 57 में अभी पढ़े पुनर्निर्वाचन के लिए, पुनर्निर्वाचन कहिए। तो हम जानते हैं कि 58 की बात करेगा क्योंकि राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन हमारा 58 में है। तो 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें जो होती है किस अनुच्छेद में निर्धारित की जाती है? तो राष्ट्रपति का जो शर्त होता है जिसे अ, कंडीशन बोला जाता है, स्थिति बोला जाता है, जो कंडीशन रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है। तो इस तरह का जो शर्त है राष्ट्रपति की बात करें, तो हम किस में चर्चा करेंगे बता सकते हैं? तो हम बताएँगे 59 में करेंगे। क्लियर हो गए? तो अब यहाँ पे तीनों आर्टिकल आपको बताना है, 60 को छोड़ दीजिए अभी क्योंकि 60 के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो अभी 60 को छोड़ दीजिए। 54 में किसकी बात करते हैं हम लोग? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं। 57 में किसकी बात की हम लोग? तो हम पुनर्निर्वाचन की बात करते हैं। क्लियर? और 59 में किसकी बात करेंगे? तो हम पद के शर्तों की बात करेंगे। किसकी? राष्ट्रपति की। ये हो गए। 61 तक चलेंगे, उसके बारे में चलेंगे, राष्ट्रपति के बारे में। और बात करें 9 क्वेश्चन, राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ जो लेते हैं, अगर प्रतिज्ञान की बात करें तो किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान की बात करते हैं, तो आर्टिकल अगर पूछे कि किसमें चर्चा है, तो हम बताएँगे जैसे ही राष्ट्रपति का शपथ की बात होगी, तो हम 60 आर्टिकल लगा देंगे। मतलब अनुच्छेद 60 सही हो जाएगा। आर्टिकल 60 जो है सही है, अनुच्छेद 60। अब बताइए कि इसमें सब हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हम सब पढ़े हैं। 52 में किसकी बात किया था? तो हम राष्ट्रपति की बात किया था, भारत का राष्ट्रपति है। 55 में किसकी बात हुई थी बता सकते हैं? तो भारत के निर्वाचन में जो मतलब जो रीति है, मतलब नियम कानून जो होते हैं, मैनर कहिए, राष्ट्रपति का जो मैनर होना चाहिए वो 55 में किया गया है निर्वाचन के तहत। 56 में कहा गया है कि भाई 56 में राष्ट्रपति का पद अवधि बताया गया है कि कितने तक रहेंगे, कब से कब तक निर्धारित हैं। ठीक है? ये हो गए। 60 तो हम समझ गए, शपथ से संबंधित है। अब 60 है तो 61 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेगा। अब महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो हम बताएँगे आर्टिकल 61 में है क्योंकि महाभियोग 61 याद रखते हैं हम लोग। है ना? अब बताइए कि इसमें से 59 का क्या भूमिका है? तो 59 का हम जान गए राष्ट्रपति के पद के शर्त का है जो है उसका जो प्रस्ताव है उसकी बात करता है। 53 में अगर बात करें तो 53 आर्टिकल में भी राष्ट्रपति से संबंधित है और ये राष्ट्रपति से संबंधित है लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है जिसमें दोनों आ जाएँगे। और अगर बात करें आर्टिकल 57 की
तो 57 में पुनर्निर्वाचन की बात करता है, पुनर्निर्वाचन के पात्रता की बात करता है। क्लियर? चलिए और भी थोड़ा-सा राष्ट्रपति से संबंधित हम सवाल कर लेते हैं। जैसे 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो समान ज्ञान के आधार पर हम देखें, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन मंडल करवाएँगे। निर्वाचन मंडल कौन? एमएलए प्लस एमपी मिलकर करवाते हैं और भी सम्मिलित होते हैं जिसमें अभी दिया नहीं है, लेकिन एमएलए, एमपी यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तब आपको सही होगा। ठीक है? ऐसे सब मिल के करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन मंडल नहीं आता तो हम कहीं और टिक लगाते हैं। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रकार की मतदान प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रकार की मतदान प्रणाली से होगा? बताइए किस प्रकार की जो वोटिंग होते हैं सिस्टम उससे होगा? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जो भी होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है। ये आप देखे होंगे। इंग्लिश में भी शब्द है और इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत अच्छे से चर्चा भी किया गया है। जो न्यूज़ चैनल वाले हैं इसका करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए अगर बनाऊँ तो एआई वीडियो के साथ बनाऊँगा, अभी तत्काल नहीं बनाऊँगा। तो चलिए खत्म करते हैं। ये हो गया राष्ट्रपति तक, ठीक है? अब चलते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 62 से चलेंगे 78 तक चलेंगे। 78 तक चलेंगे मतलब कि इसमें आपका हमारा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो पढ़ लिए, राष्ट्रपति के अधिकार को भी पढ़ेंगे हम इसमें और मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट जो बिज़नेस होते हैं उसकी बात करेंगे, मतलब संसद के आधिकारिक बात करेंगे तो संसद ये सब को बाद में पढ़ेंगे। संसद जो है 79 से शुरू होता है। 78 तक जो है सरकारी कार्य का जो संचालन होता है उसकी बात करेंगे। तो ये पढ़ेंगे। भारत का महानवादी की बात करेंगे जो कि अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। आगे है पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 62 किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद जो 62 है, बताइए किससे संबंधित होगा? हुँ? आर्टिकल 62 जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का जो पद होता है, पद की जो रिक्ति होती है, उसे भरने के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की योग्यता, प्रधानमंत्री की योग्यता, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे ही 62 आएगा ना, तो हम यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों को करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन में ना हो, लेकिन पद रिक्ति की बात करेगा, तो हो सकता है राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति। अगर पद रिक्ति को भरने की बात होगी और भरने का समय की बात होगी, तो यही आंसर होगी 62 आर्टिकल में। ऐसे 62 का पूरा हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन मंडल जो होते हैं या निर्वाचन करने का समय निर्धारित होता है, याद रखिएगा, और निर्वाचित व्यक्ति उसके पद पे बैठाया जाता है, उसकी पद अवधि के हिसाब से। तो वही है यहाँ पे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति दोनों का नियम एक ही है, तो 62 के तहत होगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ दूसरे प्रश्न का, दूसरा प्रश्न क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति का पद संभालने की अगर हम बात करेंगे ना, तो आर्टिकल 63 याद करेंगे, समझ गए? तो उपराष्ट्रपति का पद संभालना 63 आर्टिकल में चर्चा है। तो इसमें है क्या? तो ये जो है भारत का उपराष्ट्रपति आएगा, भारत का उपराष्ट्रपति में आएगा। तो क्या भारत का उपराष्ट्रपति नहीं होता है? होता है, क्यों नहीं होता है? तो ये तो गलत हो गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। क्या ये बात सत्य है? कमेंट करिएगा। कि उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति की सहायता करता है या उपराष्ट्रपति केवल लोकसभा में बैठता है? तो देखिए एक बात जान लीजिए कि ये जो है राष्ट्रपति की सहायता करता ही है। यहाँ पे होना चाहिए था कि नहीं कौन है, ये सवाल होना चाहिए था, लेकिन चलिए इसका आंसर तो भी जवाब दीजिए सवाल के हिसाब से। सवाल तो है कन्फ्यूजन वाला लेकिन है अच्छा, जवाब दीजिए। बताइए। तो इसका सवाल का जवाब जो ऑप्शन नंबर बी है, एकदम सही है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है ना जी, होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भूमिका निभाता है कि नहीं? निभाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, आर्टिकल 63 में है। चलिए, अगर मैं बात करूँ तीसरे प्रश्न की, तो अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 63 आएगा, तो समझ जाइए भारत का उपराष्ट्रपति का चर्चा है। जैसे कि 52 में हमारे राष्ट्रपति का चर्चा है ना, उसी तरह उपराष्ट्रपति का चर्चा आर्टिकल 63 में है। उसी के हिसाब से ये मैंने आंसर दिया। ऐसे इसकी चर्चा जो पदेन अध्यक्ष की चर्चा है, ये 64 में होगी।
तो 64 में होगी। मतलब देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है कि अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? ये मत कहिएगा कन्फ्यूज हो रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता क्लियर कर रहा हूँ कि अनुच्छेद 64 अगर आ जाए तो हम समझ जाएँगे ऑप्शन नंबर बी सही है। उपराष्ट्रपति का भूमिका जो होता है राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में होता है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति का और भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अगर प्रधान सभापति की बात करेगा तो 64 टिक लगाइएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए खाली 63 की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति की चर्चा होती है कि वो भारत का उपराष्ट्रपति है, ठीक है? अब इसी तरह चौथे प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति या अनुपस्थित होने पर मतलब उपस्थित नहीं होने पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन जो है करता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन करेगा? उपराष्ट्रपति ही करेगा ना। अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होगा तो, अनुपस्थित होंगे तो, एब्सेंट होंगे तो, है ना? अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है अनुच्छेद कौन सा है? जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन का हम जानते हैं कि भाई ये 54 में है, तो उसी तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का भी आर्टिकल होगा ना, है कि नहीं? तो है 66 है, 66 है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, 66 में है। कैसा लग रहा है ये वीडियो अवश्य बताएंगे। छठे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। छठा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अब हम समझ गए कि उपराष्ट्रपति का पदेन जो सभापति होते हैं मतलब सॉरी पदेन सभापति बोल रहा हूँ, हम क्षमा चाहते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर बात करेगा तो 66 को टिक लगाएंगे, है कि नहीं? अगर मान लीजिए 62 में हम अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति का बात करता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब 60 में तो हम जानते हैं कि ये राष्ट्रपति की चर्चा करता है, राष्ट्रपति का क्या है? बताइए। तो राष्ट्रपति का शपथ का बात करता है 60 में, तो ये भी सब क्लियर हो गया। तो बचा क्या? बी। तो 67 जो है, ये इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? हर चीज़ से मैं समझाते जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 7वें प्रश्न का कि उपराष्ट्रपति का शपथ, अब लीजिए शपथ राष्ट्रपति का शपथ हम किस में पढ़े थे? 60 में। अब उपराष्ट्रपति का शपथ का बताइए तो किस अनुच्छेद में चर्चा है जी? तो हम उपराष्ट्रपति का शपथ की बात करें तो उससे पहले आप आंसर का जवाब दीजिए तब तक मैं सारा आर्टिकल थोड़ा बताता हूँ। 62 में किसकी चर्चा है? तो ये जो है राष्ट्रपति का रिक्त जो खाली होता है या उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है उसको भरने के लिए बताया गया समय है। ठीक है। 66 में क्या पढ़े अभी हम लोग? 66 में पढ़े कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है, ये भी पढ़ लिए। अब 69 क्या है बता दीजिए? तो 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लेते हैं वो 69 में है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। और 70 क्या है बता दीजिए कमेंट कीजिए तो हम बताते हैं आगे। चलिए आगे बताते हैं 70 क्योंकि 70 अभी हम पढ़ाए नहीं है तो बताएँगे नहीं। क्योंकि बता देंगे तो फिर तो आप आंसर टिक लगा दीजिएगा। और इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं तो बताइए आप कमेंट कीजिए। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु मतलब अचानक उनकी मृत्यु हो जाए या पद रिक्त हो जाए तो पद रिक्त से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? यही तो 70 है। क्यों? अब 70 क्यों है? कमेंट कीजिए तब तो सुनिए। 62 में क्या पढ़े? उपराष्ट्रपति की बात करता है या आप कह सकते हैं उपराष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाए तो भरने के लिए या राष्ट्रपति जो का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति को भरने के लिए 62 में चर्चा है। 67 में क्या पढ़े आप? 67 में हम लोग राष्ट्रपति के पद अवधि का पढ़े, कार्यकाल का पढ़े, ठीक है। 65 में क्या पढ़े हम लोग? बताइए 65 में नहीं पढ़े हम लोग, पढ़े। राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक आकस्मिक कारण या कुछ कारण से अनुपस्थित रहे तो उपराष्ट्रपति इसका कार्य को संभालेगा। ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उपराष्ट्रपति भी खाली हो सकते हैं तो इसी आर्टिकल से पता चलेगा। तो 70 आर्टिकल से यही पता चला कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो जाए, पद खाली हो जाए तो उसे भरने के लिए या उससे अचानक मृत्यु हो जाए, उस आर्टिकल में चर्चा किसकी है? आर्टिकल 70 में चर्चा है। चलिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किस अनुच्छेद में आता है? अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद आ जाए तो बता दीजिए, प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो देखिए विवाद से संबंधित या जो विषय है, ठीक है, विवादित विषय है तो ये विषय जो है
वो है 71 में। तो आर्टिकल 71 में इसकी चर्चा करता है और 70 में हम अभी क्या पढ़े बताइए तो? 70 आर्टिकल में हम क्या पढ़े कि भाई अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाए, तब भाई उनको पद भरने के लिए या उनकी भार को सँभालने के लिए उपराष्ट्रपति होंगे या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भरने के लिए किनको लाया जाए, इसकी बात होती है। क्लियर हो गया? चलिए। अगर 71 तो समझ गए, अब 72 बताइए। 10वां प्रश्न है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो 70 भी हम पढ़ लिए कि भाई आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो भरने के लिए, पद भरने के लिए। अगर 71 हम पढ़े कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाए या कोई संकट आ जाए, तो उसके लिए आर्टिकल 71 का सहारा लीजिए। और 72 का सहारा कैसे क्यों लेंगे? तो 72 का सहारा इसलिए लेंगे कि क्षमा आदि और कुछ मामलों के जो दंडादेश होते हैं, दंडादेश को निलंबन करने के लिए, दंड को माफ करने के लिए या राष्ट्रपति के शक्ति का ये जो है इसमें सख्ती का बात किया गया है कि इसमें भाई माफ कर सकता है। तो क्षमा, दया, है ना? ये सब अगर बात करें, पावर जो करें, ये राष्ट्रपति के हाथ में है, आर्टिकल 72 के तहत बताया गया है। चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 73 की अगर हम बात करेंगे ना, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है या शक्ति जो है, ये अनुच्छेद 73 में है। देखिए, आर्टिकल 73 जो हम पढ़ रहे हैं, वो 73 में हम संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का बात करेंगे। लेकिन अब याद रखिए कि मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य का वर्णित जो है पूछ रहा है। तो मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य का वर्णन अगर पूछे किस आर्टिकल में है, तो आपको बताना होगा कि भाई ये 74 से लेके 75 तक चर्चा है। ठीक है? तो इसमें 75 से लेके 74 से 75 में ये चर्चा है। तो सबसे पहले 74 आता है, तो आंसर 74 ही होगा। अगर 74 नहीं होता तो 75 आंसर लगाते। ठीक है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 74 से 75 जिसमें 74 हम लेंगे। और ये याद रखिएगा राष्ट्रपति के सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाए जाते हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आर्टिकल 74 और 75 में यही बात कही गई है कि मंत्रियों के बारे में अन्य जो उपबंध हैं वो जोड़ा गया है। आर्टिकल 3 तो हम पढ़े ही हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। 73 भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये मंत्रिपरिषद में पढ़ेंगे। तो सुनिए, मंत्रियों की नियुक्ति व अन्य प्रावधान जो हैं किस अनुच्छेद में? तो लीजिए 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा है, तो 75 में मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य प्रावधान दिए गए हैं। ये भी क्लियर हो गए। और 76 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, बताइएगा ज़रूर। अच्छा ये बताइए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, मतलब 75 पढ़ लिए, ठीक है? अब 73 क्या था बताइए तो ज़रा? तो 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति से विस्तार था। 62 में क्या था बताइए तो? तो 62 में जो कि राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का आकस्मिक पद खाली हो जाए तो भरने के लिए समय जो बताया गया है। और 72 क्यों इम्पोर्टेंट बताइए तो? 72 बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, जिसमें क्षमा करने की शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को, है ना? चलिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों को। अब 14वां प्रश्न है कि भारत के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मतलब महाधिवक्ता बोलिए या महान्यायवादी बोलिए। तो ये बताइए कि किसमें मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल में? तो यही तो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 76। 76 आर्टिकल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्लियर हो गए। अगर 74 आर्टिकल की बात करें, तो ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह की बात करेगा। ठीक है? 80 आर्टिकल और 78 आर्टिकल वेट कीजिए, मैं बताऊँगा। ऐसे याद रखिएगा ये भी जो है 78 और 80 जो आर्टिकल आप जानते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, संसद में पढ़ेंगे 80 वाला और 78 तो हम इसी में पढ़ेंगे। चलिए, देखिए। अब बात करते हैं कि 15वां प्रश्न है, भारत सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो भारत सरकार का कार्य जो होते हैं उसका संचालन करने का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो हम बताएँगे भारत का जो सरकार है उसके कार्यकाल का संचालन जो है 77 में किया गया है। तो आर्टिकल 77 में इसकी चर्चा है, 77 में इसकी चर्चा है।
ये तो आप क्लियर हो गए। अच्छा, ये क्लियर किए, अगर ये क्लियर किए तो चलिए 16वां प्रश्न की हम बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति की या राष्ट्रपति को जानकारी दें। यह किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है और कर्तव्य में राष्ट्रपति की जानकारी जो है किस अनुच्छेद में है? ये अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? तो हम बताएँगे 78 में है, क्योंकि 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देना या उससे संबंधित अगर प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, उसको जोड़ना, तो ये सब जो है 78 के तहत बताया गया है। ठीक है। अब 79 आर्टिकल हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में पढ़ने चलेंगे, ठीक है? क्योंकि 79 से लेके आगे जो 88 तक है, ये हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। 62 में हम क्या पढ़े थे कि भाई अचानक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उसको भरने का समय। 73 में क्या पढ़े थे बता दीजिए तो ज़रा? तो 73 में पढ़े थे भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, मतलब बढ़ाना है और 78 तो हम पढ़ ही लिए। 79 बता दीजिए, तो 79 भी हमारा संसद से संबंधित है, संसद के संगठन से संबंधित है। तो क्लियर हो गया? तो ये हो गए आपके, ठीक है? तो ये हमारे हो गए लगभग खत्म। अब चलेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से आगे जो चलेंगे वो आर्टिकल हमारा रहेगा क्लियर और ये 151 तक हमको चलना है तो हम समाप्त करेंगे ही करेंगे। आप वेट कीजिए और 2 से 3 दिन में करना है क्योंकि हिंदी का एईडीओ लाने वाले हैं महामैराथन।